एवरीवन, आज हम बात करेंगे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में मुख्य रूप से 3 वजहों के लिए जाना जाता है। पहला, वो भारत में ऐसे पहले सम्राट हैं जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। वो पहले ऐसे सम्राट हैं जिन्होंने एक अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण किया, और साथ ही वो पहले ऐसे सम्राट भी हैं जिन्होंने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी रहे। इसके अलावा हम सम्राट चंद्रगुप्त को एक स्वप्नद्रष्टा सम्राट के रूप में भी याद करते हैं, क्योंकि वो पहले ऐसे सम्राट हैं जिन्होंने एक अखिल भारतीय साम्राज्य निर्माण करने का स्वप्न देखा। तो आइए हम शुरू करते हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और चर्चा। सबसे पहले हम बात करेंगे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके वंश के बारे में। देखिए, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके वंश को लेकर इतिहासकारों, विद्वानों और लेखकों में मत ऐक्य नहीं दिखता है। इसको लेकर एक ऐतिहासिक विवाद हमारे सामने है। उनसे संबंधित विभिन्न स्रोत, ग्रंथ और परंपराएं इस संबंध में अलग अलग मत प्रस्तुत करती हैं। अगर हम देखें कि दीघनिकाय, महावंश और दिव्यावदान जैसे जैन और बौद्ध ग्रंथ उन्हें क्षत्रिय वंश का मानते हैं, वहीं मुद्रा राक्षस जैसे ब्राह्मण ग्रंथ उन्हें निम्न कुल में उत्पन्न मानते हैं। इसके अतिरिक्त क्षेमेंद्र और सोमदेव जैसे पूर्व मध्यकालीन इतिहासकार उन्हें नंदसुत की संज्ञा देते हैं। धुंडीराज, जिन्होंने विष्णु पुराण की टीका लिखी है, उनका मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध नंद शासक स्वार्थ सिद्धि के पुत्र मौर्य और उसकी पत्नी मूरा से है, अतः उनका वंश मौर्य वंश कहलाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके वंश को लेकर इतिहासकारों में मत ऐक्य नहीं। आइए आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की उदय में कौन कौन से कारण महत्वपूर्ण थे और उसके उदय की पृष्ठभूमि क्या है। जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ, उससे पहले भारत का पृष्ठभूमि, भारत का परिदृश्य क्या था उस समय। हम देखते हैं कि ये वो समय है 326 ईसा पूर्व के आसपास। ये समय है 326 ईसा पूर्व के आसपास का, और इस समय पश्चिमोत्तर भारत पर सिकंदर के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। देखिए, इसके साथ एक कहानी जुड़ी है चाणक्य आचार्य की। तक्षशिला में एक आचार्य थे, प्रसिद्ध शिक्षाविद आचार्य थे, उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य जिन्हें हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य पुत्र होने के कारण उन्हें चाणक्य कहा गया, और उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की भी रचना की। अर्थशास्त्र ग्रंथ जो है वो राजनीति और प्रशासन पर एक ग्रंथ है, जो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, और आज तक भी इस ग्रंथ के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो होता है, कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि भारत पर सिकंदर के आक्रमण के खतरे को लेकर चाणक्य चिंतित होते हैं, और वो धनानंद के दरबार में पहुंचते हैं और उससे भारत पर सिकंदर के आक्रमण से रक्षा करने के लिए कहते हैं। लेकिन धनानंद, जो मगध का शासक था, धनानंद उनसे बजाय उनकी शिक्षा पर काम करने के, उसने आचार्य चाणक्य को एक तुच्छ ब्राह्मण कहकर अपने राज्यसभा से निष्कासित कर देता है। और चाणक्य नंद राजा धनानंद से अपमानित होने के बाद उसकी राज्यसभा में उसे नष्ट करने का प्रतिज्ञा करते हैं, और कहानी ये कि वो अपनी शिखा खोल देते हैं और उसे उसके दरबार में ये चुनौती देते हैं कि जब तक वो नंदवंश का समूल नष्ट नहीं कर देते हैं, तब तक वो अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। और वो इस तरह से वापस तक्षशिला लौट जाता है, जहाँ उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। उसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। तो ये वो समय है भारत का जब, और धनानंद जो था वो हालांकि उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक है, परंतु वो अपनी जनता के बीच अलोकप्रिय है, क्योंकि वहाँ की जनता उसे असंतुष्ट है, उसके करों से बोझ से दबी हुई है, वो एक अन्यायी शासक है, इसलिए वहाँ की जनता उसे असंतुष्ट है। तो इस प्रकार देखते हैं कि एक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के उदय में एक कुछ पृष्ठभूमि जो हमें यहाँ दिखाई देती है, उसकी वजह से एक ऐसे सम्राट का उदय होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की कुछ प्रारंभिक संघर्ष और उसकी सफलताओं के बारे में। हमने पिछली स्लाइड में ये देखा है कि चाणक्य किस प्रकार नंद शासक धनानंद की राज्यसभा से अपमानित होकर तक्षशिला लौट जाते हैं,
और तक्षशिला में उनकी मुलाकात होती है चंद्रगुप्त से, और इस मुलाकात को लेकर अनेक किंवदंतियाँ प्रस्तुत हैं, अनेक कहानियाँ हमें मिलती हैं। लेकिन जो भी हो, दोनों की मुलाकात होती है। और क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी धनानंद की राज्यसभा से अपमानित होकर निकले थे और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें भी देश निकाला दे दिया गया था, तो दोनों का एक संयुक्त लक्ष्य लेकर दोनों चलते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों एक संयुक्त लक्ष्य लेकर चलते हैं कि वो मगध से नंद वंश का नाश कर देंगे। अब हम बात करते हैं, और इस तरह से चाणक्य से शिक्षा दीक्षा पाकर चंद्रगुप्त एक योग्य शिष्य बनता है और भारत के एक सम्राट की जो संभावनाएं होती है उसमें हमें देखने को मिलती है। अब इस समय कुछ यूनानी स्रोत जो हमें बताते हैं कि इस समय चाणक्य और चंद्रगुप्त ने धनानंद के विरुद्ध सिकंदर से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था, और उससे मुलाकात के ऐसे कुछ यूनानी स्रोत इसकी मुलाकात के उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। हालांकि समकालीन भारतीय साहित्य या ग्रंथ जो हैं वो इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। हम देखते हैं इसी बीच क्या होता है कि 323 ईसा पूर्व के आसपास सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु का लाभ उठाकर इस प्रकार चाणक्य और चंद्रगुप्त स्थानीय लोगों के साथ मिलकर विद्रोह कर देते हैं और तक्षशिला पर अधिकार कर देते हैं, और इस प्रकार तक्षशिला से विदेशी शासन का समाप्त कर देते हैं। और चंद्रगुप्त और चाणक्य मिलकर अपनी विजयों के लिए, अपने मगध पर आक्रमण के लिए पंजाब और सिंध को आधार बनाते हैं, और पंजाब तथा सिंध के क्षेत्र पर अधिकार करके वो संपूर्ण भारत की विजय के लिए निकल पड़ता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर अधिकार किया और किस प्रकार उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों 322 ईसा पूर्व में अपने मंत्री 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य अपने मंत्री, अपने सलाहकार, अपने गुरु की सहायता से धनानंद को पराजित करके मगध पर अधिकार कर लेता है और भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। दोस्तों मौर्य साम्राज्य भारत में सच्चे अर्थ में एक साम्राज्य था, क्योंकि भारत के अधिकांश हिस्से पर इसका शासन था, अधिकांश हिस्से पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, इसलिए भारत सच्चे अर्थों में एक वो साम्राज्य, इतिहास में पहली बार ऐसा साम्राज्य दिखाई देता है जो लगभग संपूर्ण भारत का शासन कर रहा होता है। यहाँ हम नंदवंश के नाश की जो घटनाएँ हैं उनका हम नंदवंश के नाश की घटनाओं का नाटकीय घटनाक्रम की जानकारी हमें अनेक साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। इस तरह से वो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य अपनी चालों के माध्यम से मगध पर अधिकार करते हैं, नंदवंश का नाश करते हैं। इसके लिए मुद्रा राक्षस नाम का जो ग्रंथ है बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा मिलिंद पन्हों, परिशिष्ट पर्वन, पुराण, महावंश आदि जो हैं वो इसके लिए ऐतिहासिक स्रोत माने जा सकते हैं, जिनके माध्यम से हम चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने किस प्रकार मगध पर अधिकार किया इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर अधिकार करने के पश्चात किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रथम ऐसे सम्राट हैं जिन्होंने भारतवर्ष के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार स्थापित किया, और वो ऐसे 2000 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य कैसे पहले सम्राट के रूप में हमें नजर आते हैं जिन्होंने 2000 वर्ष पहले उस प्राकृतिक सीमा को प्राप्त किया जिसके लिए अंग्रेज़ तरसते रहे और मुग़ल बादशाह भी पूरी तरह से अपने अधीन करने में असमर्थ रहे। तो साम्राज्य विस्तार के लगभग सभी महत्वपूर्ण और बड़े सैन्य अभियान चंद्रगुप्त मौर्य ने संपन्न किए थे, और उनके बाद आने वाले शासकों विशेषकर बिंदुसार और अशोक के लिए कुछ विशेष बड़े अभियान करने के लिए शेष नहीं रह गया था। हालांकि हम देखते हैं कि अशोक कलिंग पर एक बड़ा अभियान करते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने बड़े सैन्य अभियान है मौर्य साम्राज्य के वो सभी चंद्रगुप्त मौर्य संपन्न करते हैं। प्लूटार्क ने साम्राज्य विस्तार के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य कहा है अपने ग्रंथ में कि सेंड्रोकोटस ने 6 लाख की सेना को लेकर संपूर्ण भारत को रोंद डाला। यहाँ एक ध्यान देने की बात यह है कि सेंड्रोकोटस शब्द जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इस्तेमाल किया गया, और अधिकांश जो यूनानी लेखक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और तो आगे बढ़ते हैं। देखिए पंजाब और सिंध पर अधिकार करने के पश्चात हम देखते हैं किस प्रकार साम्राज्य विस्तार होता है। सबसे पहले पंजाब पर अधिकार प्राप्त करते हैं, उसके बाद वो सौराष्ट्र पर अधिकार करते हैं जो आज पर्वत को पार करके दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार भी चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं, और लगभग हम देखते हैं कि वो कर्नाटक तक अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं।
हम दक्षिण भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार की जानकारी हमें तमिल ग्रंथों से मिलती है, और इसमें दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, अहनानूर और मुरनानूर। अहनानूर और मुरनानूर दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इसके अलावा ग्रीको रोमन ग्रंथ प्लूटार्क, जस्टिन आदि भी अपने ग्रंथों में इस बात का उल्लेख करते हैं, और मैसूर से प्राप्त होने वाले शिलालेख जो हैं वो भी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो अधिकार था दक्षिण भारत पर था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया। हमने आपको जब इस स्लाइड चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय दिया उस समय हमने देखा था कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले ऐसे सम्राट हैं जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना का प्रयास किया, और काफ़ी हद तक वो इसमें सफल भी रहे। तो आइए इस पर थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। हम देखते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे सम्राट जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की ओर कदम बढ़ाया, वो ऐसे पहले सम्राट हैं। इसके लिए हमें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के उत्तराधिकारी, सिकंदर के पश्चिमी प्रांतों के उत्तराधिकारी सेल्यूकस के मध्य जो युद्ध हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सम्राट जब चंद्रगुप्त ने पूरे संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया है तो अब वो भारत से बाहर अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए बढ़ते हैं। अब सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच जो युद्ध हुआ है उसकी मुख्य कारण क्या है देखते हैं। देखिए, सिकंदर के पूर्वी प्रांतों विशेषकर पंजाब और सिंध पर सेल्यूकस पुनः अधिकार प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि वो इन पर अपना अधिकार मानता था। वो मानता था कि क्योंकि वो सिकंदर के अधिकार क्षेत्र में थे अतः उसका अधिकार बनता है। तो इसी बात को लेकर और 305 ईसा पूर्व में दोनों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध की पुष्टि सभी समकालीन स्रोतों से हम देखने को मिलती है, और ये भी पता चलता है कि इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई है। और ये भारतीय ग्रंथ ही ना केवल बल्कि यूनानी ग्रंथ भी इस बात के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। एपियानस नाम के एक लेखक हैं, उनका कहना है कि सेल्यूकस ने सम्राट चंद्रगुप्त से युद्ध छेड़ा और दोनों में संधि और वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। अब हम बात कर लेते हैं कि इस युद्ध के क्या परिणाम निकले। इस युद्ध के क्या परिणाम निकलते हैं। इस युद्ध के पश्चात एक सबसे बड़ी बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास में विशेष ख्याति प्राप्त हुई, क्योंकि पहले ऐसे सम्राट के रूप में हमें नजर आते हैं कि वो जिन्होंने एक अखिल भारतीय भारत से बाहर जाकर साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। वो भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य के संस्थापक के रूप में भी याद की जाती है इतिहास में। इसके बाद इस युद्ध के पश्चात सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, और सेल्यूकस द्वारा अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में या यूँ कहीं उपहार के रूप में काबुल, कंधार, मकरान तथा हेरात के प्रदेश प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये वैवाहिक संबंध इस बात का परिचायक है कि चंद्रगुप्त मौर्य का इस युद्ध में विजय हुई है। हालांकि कुछ इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया था, इसलिए हम देखते हैं कि ये एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के रूप में हम देख सकते हैं इसको। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उपहार स्वरूप लगभग 500 हाथी सेल्यूकस को प्रदान किए। तो इस प्रकार इस युद्ध के कारण दोनों के बीच कुछ कूटनीतिक संबंधों की नींव पड़ी है। भारत और यूनान के बीच एक कूटनीतिक संबंधों की नींव पड़ी है, जो उसके उत्तराधिकारियों के बीच भी जारी रही है, जो अशोक ने भी जारी रखी, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार ने भी जारी रखा। और सेल्यूकस ने इन संबंधों की स्थापना के लिए सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज की यहाँ एक किताब बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम है इंडिका नामक किताब लिखी है मेगस्थनीज ने, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य की सीमाएं हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी ईरान तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार ये इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है, पहला एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध है जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच लड़ा जाता है, और भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की नींव डाली जाती है। आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर लेते हैं कि आखिर मौर्य साम्राज्य की सीमाएँ कहाँ फैली हुई थी। हम देखते हैं कि ये आपको यहाँ सामने एक नक्शा दिया गया है, मैप दिया गया भारत का। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हम देख सकते हैं इसमें, जो कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक है, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य लगभग संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। हम देखते हैं किस प्रकार उसका साम्राज्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम वर्षों के बारे में। आखिर जीवन के अंतिम वर्ष किस तरह से उसके बीते।
मगध चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम से मगध में लगभग 12 वर्ष का एक अकाल पड़ता है। इस 12 वर्षीय अकाल से दुखी होकर चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंबिसार के पक्ष में राज सिंहासन त्याग कर, ये लगभग 298 ईसा पूर्व की घटना है, राज सिंहासन त्याग कर दक्षिण में चले जाते हैं। और घटना कुछ इस प्रकार की है, वो दक्षिण में अपने चंद्रगुप्त मौर्य अपने जैन मुनि, अपने जैन गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले जाते हैं, और जो कि मैसूर में है इस समय। और इस तरह की कहानी है कि ये एक जैन परंपरा के अनुसार वहाँ वो अपनी संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्याग देते हैं, जो उनके एक महान आत्मसंतुष्टि का बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो पहले ऐसे वे सम्राट जिसने न केवल इतिहास रचा बल्कि इतिहास की धारा को भी मोड़ दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और कमेंट करें।